नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गौतम अडानी आखिर इंटरव्यू देने के लिए मीडिया के पास गए। आप कहेंगे मीडिया के पास गए, ऐसा थोड़ी होता है, मीडिया ने उनको अप्रोच किया होगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान और सीधी होती तो बात ही अलग थी। अडानी ने क्या कहा है इस पे आज बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ देश के टॉप के संपादकों में से एक राज चेंगप्पा ने उनका जो इंटरव्यू किया है, उनके सवालों की क्वालिटी पे भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि वो कौन सी मजबूरी थी जो अडानी को यहां ले आई और जिसके चलते अडानी को मीडिया में जाकर सफाइयां देनी पड़ी। जी हां, सफाइयां। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी मैं डाल दूंगा। ये QR कोड नया है, पहले वाले से अलग है। पहले वाले में कुछ दिक्कतें आ रही थी, मैं अभी आया। गौतम अडानी का ये, मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही इंटरव्यू था जैसा कि अक्षय कुमार ने मोदी जी का किया था। आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं। आम के खेत में आपने आम खाया, आम का खेत, उसी तरह का इंटरव्यू ये था, जिसमें संपादक बैठकर, इतने बड़े संपादक हिंदुस्तान के, शुरुआत करते हैं ठकुर सुहाती से, अडानी का महिमा मंडन करते हैं, मेरे ख्याल से ठीक वैसे जैसे हनुमान चालीसा में हम लोग हनुमान जी का करते हैं, और उसके बाद पिलपिले सवाल पूछते हैं। और कई सवाल तो ऐसे थे जिनको सुनकर मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि राज साहब को मैं बहुत सम्मान की नज़र से देखता रहा हूँ। इतने बड़े संपादक और उनकी वो कौन सी मजबूरी होगी, कहीं इंडिया टुडे ग्रुप ना बिक जाए, यही टेंशन दिमाग में हो सकता है चल रही हो। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक सवाल उनसे पूछा गया कि आप अपने अंदर का जो सकारात्मकता है उसको कैसे बनाए रखते हैं। यह सवाल पूछा राज चेंगप्पा ने। भाई ठीक है, कामयाब आदमी का इंटरव्यू हो रहा है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उद्योगपति है, तो यह सवाल पूछना बनता है। लेकिन यह सवाल अगर अडानी की एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन के मैसेज का हेडलाइन हो और जवाब में यह सवाल पूछा जाए, उसके जवाब में गौतम अडानी बोले हैं optimism comes from resilience comes from belief and belief is optimism। तब आप क्या कहेंगे? एक ही सवाल और उस पर वही जवाब, जैसे कि इनका फेवरेट डायलॉग अडानी साहब का निकलवाया जाना हो। इसका मतलब ये लगता है कि या तो राज साहब ने जो सवाल तैयार किए वो कंपनी के ऑफिशियल लिटरेचर में से उठा के तैयार किए, या फिर ये सवाल अडानी के यहां से आए होंगे। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि राज चेंगप्पा ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनको काम करते हुए देखा है। फिर भी ये जो सवाल है, जो सवाल आप दे रहे हैं, वो सवाल, अगर मैं सवाल का वीडियो क्लिप डाल दूंगा जो उन्होंने वहां बात की है, तो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आप जरूर सुने और उसके बाद इसको पढ़ें कि अडानी का जो एड्रेस है एज ए चेयरमैन, उसका हेडलाइन क्या है। क्योंकि राज चेंगप्पा जैसे बड़े संपादक अगर ऐसे सवाल पूछे जिनका उत्तर जो चेयरमैन्स एड्रेस है गौतम अडानी का, उसकी एनुअल रिपोर्ट में उसकी हेडलाइन हो, आपको ये इतना ऑप्टिमिज्म कहां से आता है? अडानी जी उसका जवाब दे रहे हैं और अडानी जी ने वो जवाब भी रट के रखा हुआ है। वही जवाब जो उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट के में अपने संदेश का हेडलाइन में लिखा था, वही दोहरा रहे हैं। तो एक चीज तो ये है, इसका मतलब ये है कि ये इंटरव्यू अडानी साहब को देना मजबूरी थी। वो देश के लोगों से कुछ कहना चाहते थे और वो काम प्रेस रिलीज से होने वाला नहीं था, इसलिए खुद उनको सामने आके बोलना पड़ा। हम इस पे आएंगे कि अडानी जी की वो कौन सी मजबूरी थी जो उनको देश के सामने आकर ये इंटरव्यू देना पड़ा, बोलना पड़ा, एक इंटरव्यू आयोजित करवाना पड़ा देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान पे। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो बातें कही हैं उनकी थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं।
उनसे जब ये पूछा गया कि आपकी ऑब्वियसली ये सवाल जब पूछा जाता है तो इसका मतलब ही होता है कि इस सवाल के बहाने से उनको सफाई देने का मौका देना, और इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा सवाल वही माना जा रहा है। उनसे पूछा गया कि आपके मोदी जी के साथ में संबंध क्या आपकी सफलता का कारण है? तो अडानी जी ने कहा कि राजीव गांधी जी के समय से ही मेरी प्रगति शुरू हो गई थी। उन्होंने जो देश में वातावरण बनाया उससे तरक्की हुई। फिर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरसिंह राव के टाइम में मुझे मौका मिला काम आगे बढ़ाने का, वो भी एक कारण है। और केशुभाई पटेल भी एक कारण है जिन्होंने गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और मुझे मुंद्रा पोर्ट बनाने का मौका दिया, ये उन्होंने कहा। और ये साफ साफ कहा कि मैं और मोदी जी चूंकि दोनों गुजरात से आते हैं इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अडानी जी से जो क्रॉस क्वेश्चन बनता था, जो राज चिंगापा जैसे बड़े संपादक को करना चाहिए था पत्रकारिता के मान के लिए, श्रीलंका में बाकायदा खुलासा होता है महंगी बिजली खरीदने के लिए वहां के पावर कॉरपोरेशन के चीफ को श्रीलंका का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी जी का प्रेशर है, इनको अडानी जी को ठेका दे दो, महंगी बिजली खरीद लो। तो इस सवाल को रखा जाना चाहिए था कि भाई अडानी जी ये बताइए, आप पे तो ये आरोप लगाया कि आप मोदी जी के सपोर्ट से आपने श्रीलंका में ठेका हासिल किया। और अभी हाल में वॉशिंगटन पोस्ट का जो खुलासा था मैंने आप सबके सामने रखा कि किस तरह से भारत के पर्यावरण की कीमत पर भारत की सीमा में एक बिजली घर लगाया गया। बांग्लादेश में वो बिजली घर मोदी जी के दबाव में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें बांग्लादेश बहुत महंगी बिजली खरीद रहा है। उसके देश में सरप्लस बिजली हो रही है, उसके बावजूद खरीद रहा है, जितने की उसको देश में पड़ती है उससे कहीं कहीं ज्यादा दाम में खरीदने को मजबूर है। और वो बिजली उस तक पहुंचे ना पहुंचे, इनको एक रकम देनी ही है अडानी जी को। इतना बड़ा पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अफ्रीकी देश तंजानिया और मोजाम्बिक, वहां पे दाल की जो खेती है ना, अडानी साहब वहां दाल की फार्मिंग करते हैं। और वो जो फार्मिंग अडानी साहब वहां दाल की करवाते हैं, उस फार्मिंग का सिलसिला भी मोदी जी के उस दौरे से शुरू हुआ था जब वहां उन्होंने ढोल बजाया था। उसके बाद ये सारे सवाल अगर मेरे जहन में आ सकते हैं तो राज चिंगापा साहब के जहन में भी आने चाहिए थे और उनको पूछने चाहिए थे। सक पकाते हुए सवाल पूछने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि पत्रकार तो एक फक्कड़ होता है। आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, राजा हैं, फकीर हैं, आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, तो अडानी से क्यों नहीं पूछ सकते? लेकिन ये सवाल छूट गया। एक और बड़ा सवाल, और वो ये था एनडीटीवी वाला। एनडीटीवी वाले मामले में भी उन्होंने कहा कि उसमें एक लक्ष्मण रेखा में रखूंगा, संपादकीय और मैनेजमेंट के बीच में आने वाला वक्त बताएगा। सुन के अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल बनता था कि आपकी नज़र में एडिटोरियल फ्रीडम का मतलब क्या है? क्योंकि पहले वो कह चुके थे एडिटोरियल फ्रीडम का मतलब ये बुराई दिखाओ तो सरकार की तारीफ भी दिखाओ। देखने में बड़ा संतुलित वाक्य लगता है ये। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप इंडिया की टीम में हो लेकिन थोड़ा पाकिस्तान की तरफ से भी खेलो। मीडिया का काम, पत्रकारिता का काम विपक्ष की भूमिका निभाने का है, वो आधी सरकार की तरफ से कैसे निभा सकता है? ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है, और इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी अगर तगड़े सवाल किए जाएं तो उसकी हालत खराब हो सकती है। और ये ज्ञान जहां से मिले बटोर लीजिए। आप बहुत पढ़िए, किताबें पढ़िए, अखबार रोज पढ़ने चाहिए। सारी जानकारी जहां से मिल सकती है लेनी चाहिए। और ये जानकारियां लेने के लिए एक जरिया कुकू एफएम भी है। 39 रुपए में महीने भर का जो ऑफर है वो फिर से आ गया नए साल पे, 60% डिस्काउंट, और इसका कोड है NY60। स्क्रीन पे लिख दूंगा, और इसके लिए एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कुकू एफएम की सेवाएं आपको 99 रुपीस हर महीने पे मिलती हैं। 10,000 के करीब ऑडियो बुक्स हैं, ऑडियो शो हैं, बहुत सारा खजाना है ऑडियो साहित्य का
आवाज़ में आपके काम चलते, ये चलते, ऐसा समझिए कि आपके फेवरेट पुस्तक पढ़ के कोई आपको सुना रहा है 10 मिनट में कान में, ईयरफोन लगा हुआ है, अपना काम कर रहे हैं और वो सब सुना रहा है। और ये सब जानकारियाँ आसानी से हासिल कर सकते हैं आप कुकू एफएम की सेवाएं लेकर। 39 रुपये का पहले महीने का सब्सक्रिप्शन है, उसका फ़ायदा उठाएं। और स्कीम है 31 दिसंबर की रात तक, यानी 2023 आते ही ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी। जब तक 2022 है तब तक ये स्कीम है। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है। इस सवाल को भी अगर आप छोड़ दें तो एक और चीज़ अडानी जी ने कही, और ये कही कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और जो ओवर लिवरेज्ड है कंपनी, ये एक बीच में फिच की सब्सिडरी की एक रिपोर्ट आई थी जिसको उसने बाद में विड्रॉ कर लिया। उसके बाद अडानी ग्रुप का एक बयान आया था और अडानी ने कल उस बयान को दोहराया और उसको गोल कर गए। वो कहने लगे हमारा कर्ज का जो अनुपात है, आमदनी और कर्ज का अनुपात है, उसमें सुधार हुआ है और कर्ज की जगह अब हमने बॉन्ड्स के जरिए पैसा लेना चालू कर दिया है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा कि साहब 10,000 रुपये मैं आपके पास रखता हूं। मैंने आपको कहा भाई मेरे पास 10-10 हज़ार रुपये रखो और 10,000 के मैं 4 साल बाद 12,000 करके तुमको दूंगा। बोलो मंजूर है। आपने मुझे 10,000 जमा किए, मैंने 10,000 का एक बॉन्ड आपको दे दिया। उसके बाद जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो आप मेरे पास बॉन्ड लेके आओगे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो अडानी जी ने इस तरह से बॉन्ड्स के जरिए जो पैसा लिया हुआ है, तो इसको आप कर्जे में डालोगे या नहीं डालोगे? क्या ये अडानी ग्रुप की देनदारी नहीं है? क्या आप सिर्फ एक शब्द में खेल जाना चाहते हैं कि भाई हमारा जो कर्जा है वो कम हो गया? जी ठीक है, आपका कर्जा कम हो गया, लेकिन वो भी तो कर्जा ही है जिसको आप बॉन्ड के तौर पे अलग कर रहे हैं। और जिस रेशियो की आप बात कर रहे हैं वो रेशियो आपका खुद ही कहानी कह रहा है कि जब आपने उसको कर्ज को हटा दिया तो कर्ज का रेशियो कम हो जाएगा। ये बात कल के इंटरव्यू में अडानी जी ने घुमाई। चंगप्पा साहब वित्तीय मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उम्मीद करता था कि वो एक सवाल को पूछेंगे, नहीं पूछा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है जिस पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो कौन सी मजबूरी है अडानी साहब की। अडानी साहब इस देश में जब व्यापार करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जिसके पास खोने को होता है बहुत डरता है। अडानी से थोड़ा ही छोटा अमीर था वेणुगोपाल धूत, वीडियोकॉन वाला। वो आदमी जेल में है, सारी संपत्ति लुट गई। 3,000 करोड़ के लोन के लिए भी उसको रिश्वत चुकानी पड़ी थी। और सिर्फ सरकार की नीतियां, सरकार की भ्रकुटी टेढ़ी होने भर से आप बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए अडानी साहब को भी ये सोचना पड़ता है कि देश में वातावरण बदल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि सरकार बदले और मैं निशाने पे आ जाऊं। सरकार की बहुत ताकत होती है और वो खौफ आपसे सफाई दिलाता है। आप माने या ना माने, 2019 के चुनाव से पहले मीडिया में जहां जहां इंटरनेट पे अडानी साहब के खिलाफ खबरें थी उनके लिए वहां से सफाई आने लग गई। मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक टिकट बना के डाला था जो अभी भी कहीं कहीं वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने ये कहा था कि अडानी के ऊपर इतना कर्ज है। ये बात मैंने 5 साल पहले कही थी और ये मुहावरा उसके वायरल होने के बाद से रिपीट होते होते अब हर आदमी इस पे बात करने लगा है। और अगर विजय माल्या की तरह ये भाग गया तो देश का क्या होगा? एक मोटा सा सवाल था। आप जानते हैं अडानी का जो पीआर फर्म है वहां से फोन आया, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि इसको आप हटा लीजिए। 1.5 साल से ज्यादा वो रह चुका था वेबसाइट पे। उसके बाद 2019 चुनाव से पहले, तो ये समझ के चलिए कि एक उद्योगपति सारी चीजों को साधना जानता है, और वो भी तब जब उसके सर पे इतनी बड़ी मुसीबत हो कि राहुल गांधी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 1 और 2 उद्योगपतियों को मोदी जी की सरकार फायदा पहुंचा रही है। ऐसी स्थिति में अडानी साहब का थोड़ा सा कांग्रेस को मस्का लगाना बनता था। इसीलिए वो राजीव गांधी की नीतियां, मनमोहन सिंह की नीतियां, इन सबको लेकर प्रेज कर रहे थे, इस सबको, ताकि ये संदेश जाए कि हे कांग्रेसियों,
मैं आपका भी उतना ही हूँ जितना इनका हूँ। बाद में कहीं मेरी फिल्म में विघन मत डाल देना। परिवर्तन का जो खौफ है वो सबसे पहले पूंजीपति को आता है। सरकारी कर्मचारी ये कहता देखेंगे सरकार बन जाएगी तो सेट कर लेंगे, नया बॉस आएगा तो उसको मना लेंगे। लेकिन नए बॉस के आने की संभावना अगर 5% भी है, 10% भी है, तो व्यापारी अपना जोखिम नहीं ले सकता, व्यापारी रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए अडानी साहब को खड़े होकर इतने बड़े मामले में सफाई देनी पड़ी है। और एक बात अडानी साहब ने जो कहा है ना कि हमारी कंपनी नहीं डूबेगी, हमारा कारोबार जो है बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है, पोर्ट का कारोबार है, स्थिर कारोबार है, इस पे रिस्क कम होती है। उसी इंटरव्यू में आगे बोल रहे हैं बहुत मुश्किल कारोबार है, इसी इंटरव्यू में। खैर जो भी है, लेकिन हाफते कांपते अडानी को देखना और उनके सामने करीब करीब लिजलिजाते एक संपादक को देखना एक अच्छा अनुभव नहीं था। काश कि ऐसा होता कि एक पत्रकार अपने इंटरव्यू में बेहतर तैयारी से जाता और ये जो पीआर वाले इंटरव्यू पूछने के बजाय कुछ मजबूत सवाल पूछता। ये देश पता नहीं कितने साल उनको सलाम करता। खैर किसी को सलाम चाहिए होता है, किसी को नौकरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुक्कू एफएम के ऑफ़र का अगर लाभ लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पर मैंने कोड लिख दिया। नए साल के ऑफ़र का कोड अलग है, NY60, इस बार 60% डिस्काउंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।